हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम बताने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला फॉर्मूला जिसके लिए आपको हम पहले ही बात कर रखे हैं कि एक कॉपी लेना है जिसमें कि पेज 25 टू 30 पेजेस होंगे। उसमें उसमें क्या करना है, जितने भी फॉर्मूलाज मैं यहाँ बताने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट 1 में बता रहा हूँ, जिसमें कि जो पार्ट 1 कवर कर सका वो मैं पार्ट 1 में बताया हूँ, और जो बाकी जो पोटेंशियोमीटर की बातें होंगी वो हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे। तो अभी जितना भी आपको यहाँ फॉर्मूला बताने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक काम कीजिए, जैसे से मैं बताते जा रहा हूँ आप भी अपने नोटबुक में लिखते जाएं कि इसका क्या मतलब है, किस तरह से कब प्रयोग करेंगे जब हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में, टू द पॉइंट होते हैं, मतलब पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले होते हैं। तो उसमें आपको ये वाले फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप 4 नंबर गेन कर लीजिएगा उस क्वेश्चन से, है ना। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला आपको भी साथ में मेरे साथ लिखना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको दिया जाए एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिससे कि करंट कितना पास कर रहा हो, ये आपसे पूछा जाए तो करंट कितना पास कर रहा है, तो करंट क्या आई से हम डिनोट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो हमें पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। और ए का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है। और वीडी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। टी मतलब टाउ, इसको बोलते हैं, टी नहीं ये टाउ है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जा सके। टाउ मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, ई मतलब होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, और एम मतलब होता है मास ऑफ पार्टिकल। अब ये कहाँ पर प्रयोग हुए, नेक्स्ट देखिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर आपको कभी निकालने का दिया जाए, आपके पास रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी होगी और उसका मास दिया होगा, तो आप इस पे पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लीजिएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के बाद आपको इसी के अंदर में अगर क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया जाए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बता दिया जाए, तो आपको बोला जा सकता है कि करंट बताइए, करंट कितना इसे पास करेगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उसी तरीके से अगर इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके ये किया जाए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको नीचे की ओर लिख दिया जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ई टाउ बाय एम। ई टाउ बाय एम जो है किसके बराबर होगा, मोबिलिटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, मोबिलिटी। यहाँ जो हम म्यू लिखे हैं ना, म्यू का मतलब है मोबिलिटी, इसी को हम लोग मोबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। ये टू द पॉइंट, टू द फॉर्मूला आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मोबिलिटी का फॉर्मूला इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोबिलिटी फॉर्मूला, तो ये वाला आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लेंथ और एरिया क्या होगा। आर मतलब क्या है, रेसिस्टेंस। यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा है आर इक्वल टू रो एल बाय ए। इस रो का मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी। क्या है मतलब, रेसिस्टिविटी। एल का मतलब होता है लेंथ, और ए का मतलब एरिया। किसी भी वायर में कितना रेसिस्टेंस है ये पता करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। रेसिस्टिविटी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उस वायर का लेंथ पता होगा, है ना, कि कितना लेंथ है उस वायर का, ठीक है। और एरिया भी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बता दिया जाएगा, तो आप उसे क्या निकाल देंगे, उसका रेसिस्टेंस निकाल पाएंगे, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये आपको टू द पॉइंट याद रखना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको कभी कभी क्वेश्चंस इसके पे देखने को मिल सकते हैं, मे बी, ठीक है। उसके बाद अगर इसी रेसिस्टिविटी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो वो ये बनेगा, है ना। एल बाई ए पहले से है ना, यहाँ पर भी एल बाई ए है, और यहाँ पर भी एल बाई ए है, और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पुट कर दिया, तो एक नया फॉर्मूला बन के आ गया, किसका, रेसिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद चलते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है। रेसिस्टिविटी समझ गए, कंडक्टिविटी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपको कंडक्टिविटी निकालने के लिए दिया जाए, दो रेसिस्टेंस के बीच में, टू रेसिस्टेंस के बीच में कंडक्टिविटी निकालने के लिए दिया जाए, तो कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे, सिग्मा से। ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मा, ठीक है। अगर सीरीज में निकालने के लिए कहा जाएगा, तो पहले देखिए, एक लिए रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, दोनों को हमने सीरीज में लगा दिया है, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, आर वन प्लस आर टू हो जाता है। और सिग्मा वन और सिग्मा टू को हमने नेट सिग्मा से डिनोट कर दिया। अगर इसका लेंथ एल है और इसका भी एल है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो आर इक्विवेलेंट, जैसे कि अभी हमने ऊपर से देखा है कि रेसिस्टिविटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के, रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब खुद सोचिए ना, अब रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, अवरोधक। और कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, उसमें प्रवृत्ति यानी कि प्रवाह करने की क्षमता बनाए रखने का इसका मतलब होता है। तो अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा ना,
दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। और हम जानते हैं आर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू रो एल बाई ए। तो क्या हम इसको आर इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा नहीं लिख सकते? लिख ही सकते हैं ना। तो आर इक्विवेलेंट ये हो जा रहा था, तो इसका सिग्मा क्या कहलाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2l अपॉन सिग्मा लिख देंगे इसका। उस तरह आर वन का क्या लिखेंगे, रो एल बाई ए। आर टू का क्या लिखेंगे, अच्छा आर वन का क्या लिखेंगे, रो रो एल बाई ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एल अपॉन सिग्मा वन इंटू ए करेंगे, ठीक है। उसी तरह इसका भी करेंगे, एल अपॉन सिग्मा टू इंटू ए करेंगे, और जब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये निकल के आएगा, सिग्मा इक्वल टू 2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा टू अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप टू द पॉइंट इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि ये कहाँ से डिराइव होकर आया। अगर सीरीज में दिया जाए कंडक्टिविटी निकालने के लिए तो क्या फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू 2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। अगर इसी रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, सिंपल, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। अगर 2 लगा है तो, अगर 3 लग जाए तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 अपॉन 3। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा हम लोग उसका नीचे भी डिनोमिनेटर में उतना लगा देंगे, ठीक है, पैरेलल में। तो याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद आते हैं रेसिस्टेंस देखते हैं, ये तो जनरल सी बात है, V इक्वल टू आई आर हम सब जानते हैं क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, इस पे भी बात करते हैं। पहले उससे पहले रेसिस्टेंस देख लेते हैं, रेसिस्टेंस क्या होता है, जिसको कि अवरोधक भी बोलते हैं। अगर रेसिस्टर सीरीज में लगा हो तो उसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सिंपली उसको ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। और अगर पैरेलल कनेक्ट हो तो क्या करेंगे, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे जब वो किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में, ओके। उसके बाद एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, अगर आपको कोई वायर दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि इससे कितना वोल्टेज ऑफ करंट पास कर रहे हैं, तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं साइन में। बैटरी का साइन जो होता है ना, इस तरीके से होता है, एक तरफ बड़ा होता है, एक तरफ छोटा होता है। जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो हमें हमेशा बैटरी सीधा लगा के नहीं देगा क्वेश्चन में, कभी कभी पलट देता है, तो हम लोग वहां पे डायरेक्शन कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं माइनस में कैसे आ रहा है। तो आपको एक चीज याद रखना, करंट जो फ्लो करेगा ना, कहाँ से फ्लो करेगा, किधर से किधर जाएगा, किधर से किधर के डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में जाएगा। नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करेगा, कहाँ, उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और इसमें कहाँ से कहाँ करेगा, इधर से करेगा, करेगा ना। अब चूंकि ये अपोजिट में आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, लेकिन करंट इधर से इधर पास होना है, तो इसका वोल्टेज कैसे निकलेंगे, V इक्वल टू माइनस आई आर। सिंपल सी बात है कि अगर बैटरी कुछ इस तरीके से लगा हो, इसका हम कुछ डायग्राम बना के दिखाएं आपको, कि अगर बैटरी इस तरीके से लगा के दिया जाए कि नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ है लेकिन करंट को इधर से जाना है, तो इस केस में V क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ओके। अब जब इसी को हम दूसरा दिखा दें आपको, अगर ये सीधा डायरेक्शन में लगा के दे दिया जाए कि नेगेटिव टर्मिनल इधर, पॉजिटिव इधर है, और करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है, तब इक्वल टू सिंपली आई आर, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं किसमें, केसीएल में, किरचॉफ केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हम लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उसके बाद देखते हैं अगला, वोल्टेज प्रॉब्लम्स इन सर्किट। अच्छा, सर्किट में दो चीज समझना है पहले, कि अगर सीरीज में हो, कोई सर्किट सीरीज में हो, तो उसमें क्या सेम होगा, करंट सेम होगा, क्या सेम होगा, करंट। वोल्टेज क्या करेगा, वेरिएबल करेगा। और अगर वही चीज पैरेलल में लगा दिया जाए तो करंट वेरिएबल होगा, वोल्टेज सेम होगा। अब कैसे, ये सोचिए, आपको सोचवाते हैं थोड़ा यहाँ पर। अगर बैटरी को यहाँ पे लगा दिया जाए और रेसिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, तो इससे जो करंट जाएगा वो बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि करंट कौन प्रोड्यूस करके दे रहा है, ये बैटरी प्रोड्यूस करके दे रहा है ना। ये बैटरी इस वायर में, क्योंकि ये एक सिंगल वायर है, ये पूरा क्या है, एक सिंगल वायर है, इसमें जो करंट दौड़ेगा वो सेम टू सेम जाएगा। लेकिन यहाँ जो रेसिस्टेंस के पास वोल्टेज पहुंचेगा और इसके पास जो रेसिस्टेंस के पास वोल्टेज पहुंचेगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस बदल गया है। हम जानते हैं ना, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, भी तो सेम जा रहा है, आई सेम जा रहा है, लेकिन रेसिस्टेंस बदलने से वहां का भी बदल जाएगा ना, इसलिए यहाँ का भी वेरिएबल हो जाता है। तो इसी से हम लोग को कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि बताइए कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा कितना आएगा, इस वोल्टेज को पता करने या फिर इसका वोल्टेज पता करने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो उस केस में क्या करेंगे, सिंपली डिराइव कर देते हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट, लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा समझा देते हैं क्या होता है। जैसे कि हम आर इक्विवेलेंट जानते हैं, सीरीज में लगा तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। और हम क्या बोले, अभी करंट सेम होता है, यानी कि करंट एट पॉइंट ए ले लीजिए और करंट एट पॉइंट बी ले लीजिए। तो ए पर जो करंट होगा
पॉइंट ए पर, और वही क्या होगा पॉइंट बी के बराबर होना है। तो पॉइंट ए पर क्या आ रहा है करंट, V बाय आर, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय आर। तो यहाँ पर V पहले से मौजूद है, वोल्टेज V दे रखा है, तो वहां लिख देंगे V, और आर इक्विवेलेंट ऊपर से ले लेंगे, आर इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब एट पॉइंट V1 पे हमको पता करना है, तो V1 अपन R1 हो जाएगा, यहाँ का I एट V। ठीक है, ये हो गया। तो V तो दिया हुआ मेंशन है ही क्वेश्चन में, तो आर इक्विवेलेंट हमने बताया R1 प्लस R2 होता है, तो R1 प्लस R2 लिख दिए यहाँ पर। उसी तरीके से V1 यहाँ पे V1 लिखा गया, R1 R1 आ गया। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे हम V1 पता करने के लिए, तो क्या आएगा V1 इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, जा गया V1। सिमिलरली अगर V2 पता करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई कीजिए। V2 पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई होगा, तो V2 क्या लिखा जाएगा, V2 बताइए क्या लिख सकते हैं, कमेंट में आप बताइएगा V2 क्या लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं V2 के लिए, R2 बस कर देंगे यहाँ पर, R1 प्लस R2 इंटू V, ये हो जाएगा, है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन, हमने इससे पहले क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, क्योंकि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज प्रॉब्लम हुआ था, वोल्टेज क्यों उसमें चेंज हुआ था, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ था, करंट सेम था। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट वेरिएबल होता है। तो करंट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसमें, पैरेलल सर्किट में होगा, क्योंकि पैरेलल में जो लगा होगा यहाँ पर बैटरी, दोनों के लिए तो सेम है ना, बैटरी दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। लेकिन करंट इस बैटरी से इस तार में जो गया, वो करंट इस तार में जाते जाते चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हमें करंट पता करना पड़ेगा, दोनों जगह करंट चेंज होगा I। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। उसी तरह I2 निकालना, I1 यहाँ पर है ना। I1 निकालने के लिए हमने I1 के सामने सामने में क्या था, R1 था, तो R1 ना लेकर के R2 लिए हैं। ठीक है, क्योंकि अपोजिट होता है। और I2 निकालेंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। सिंपली इसको ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में रख लीजिए। हमने ऐसा लिखा है यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ओनली इन पैरेलल। क्यों पैरेलल में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसका आंसर आप हमको कमेंट में बताइए। ठीक है, देखते हैं आपको समझे है कि नहीं इस बात को, कि यहाँ पर सिर्फ पैरेलल में ही करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो सकता है। हालांकि अभी मैंने आपको बताया है, तो आप हमको इसका कमेंट में बताइएगा आंसर कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपको बता दें इसमें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या किस में लागू होता है, एक क्लोज लूप में होता है। ये किसमें होगा, क्लोज लूप में, जिसमें कि जो चेंज इन वोल्टेज है जो कि जीरो हो जाएगा। एक क्लोज सर्किट में चेंज इन वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन क्लोज लूप एबीसीडी यहाँ पे दे रखा है, क्लोज लूप यहाँ पे बना रखे हैं एबीसीडी का। तो इसमें अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो डेल्टा भी क्या करना है, जीरो करना है। चलिए करते हैं, पॉइंट ए बी सी डी है ना, तो ए से बी चलते हैं, पहले ए से बी की ओर जाना है। तो ए से बी की ओर जाने में क्या इसको बैटरी को कैसा टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से करंट निकल रहा है ना, तो हम बताए ना ऊपर में, जब पॉजिटिव से निकलेगा तो क्या करेंगे, निगेटिव लगा देंगे। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई आर हो जाएगा, पॉजिटिव से निकल रहा है ना, अगर ये निगेटिव से निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इंटू आर टू, माइनस का लिख दिया है, माइनस का I1 इंटू आर टू। उसी तरीके से आगे चलते हैं, तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव से निगेटिव जाता हुआ बैटरी मिला, पॉजिटिव से निगेटिव, फिर निगेटिव इसके आगे लग जाएगा। पॉजिटिव से निगेटिव जाने के लिए, पॉजिटिव से क्या जा रहा है, निगेटिव जा रहा, तो V इक्वल टू आई हो जाता है, तो ये भी E इक्वल टू माइनस E2 लिख देते हैं, है ना। फिर यहाँ चलते हैं, अब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, निगेटिव से यहाँ निगेटिव से निकल रहा है ऐसे करके, और लेकिन फिर निगेटिव में ही जा रहा है, निगेटिव से निकल के निगेटिव में ही जा रहा है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये भी हो जाएगा माइनस का I1 I इंटू R1 हो जाएगा, और बैटरी तो खुद पॉजिटिव में हम इसको समझ के चल ही रहे हैं, तो प्लस E1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2। तो I क्या हो जाएगा पूरा, इसके बीच हम लोग क्या निकालते हैं, किरचॉफ करंट निकालते हैं ना। तो I इक्वल टू क्या हो गया, E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इसी तरीके से KVL आप लोग किसी भी सर्किट में, क्लोज सर्किट में लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ये सारा क्या करना है, नोट्स में लिख लेना है, समझना है, और एग्जाम के टाइम में बार बार आपको इसको रिवाइज करना है। ये सारा वो चीजें हैं जो कि हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसको आप एक जगह नोटबुक में लिख लीजिएगा, तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वन टाइम में आपको क्या होगा ना, रिवाइज हो जाएगा, तो आप इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में वो आंसर जरूर आपको बताना है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये इसका आंसर पूरा क्यों नहीं किया, इसका आंसर पूरा क्या है आपको बताना है। ओनली इन पैरेलल बिकॉज करंट डिस्ट्रीब्यूशन ओनली इन पैरेलल बिकॉज, क्यों, ये आपको कमेंट बताना है।
और आपको इसका क्वेश्चंस भी चाहिए तो ये भी बताइए कि मुझे इसका पीवाईक्यू चाहिए, मैं इस पे पीवाईक्यू करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी आपको इस चैनल पे करवा दूंगा। थोड़ा सा चैनल नया है तो आप लोग को सपोर्ट करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, बताना है कि क्या इसमें कमी है, क्या कुछ हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं वो करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।